गुड इवनिंग क्लास। जैसा कि आप सभी जानते हो कि सीबीएसई ने अपना सैंपल पेपर जारी कर रखा है, तो केमिस्ट्री के अगर हम सैंपल पेपर की बात करेंगे तो किस तरीके से 2024-25 यानी जो 2025 का आप बोर्ड एग्जाम देने जाओगे तो उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे, क्या क्वेश्चंस रहेंगे, तो आज हम केमिस्ट्री का सैंपल पेपर देखने वाले हैं जहां पर आपको इसका पूरा कंप्लीट सोल्यूशन मैं दूंगा, एक एक क्वेश्चन विथ डिटेलिंग कि आपको कैसे सॉल्व करना है और इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आप कैसे करोगे। तो जो सैंपल पेपर है 2024 और 25 का, ठीक है, तो केमिस्ट्री का आपके देखो ये कोड भी दिया रहता है बेटा, केमिस्ट्री का कोड आपका क्या है 043 है, ठीक है। अब बात करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, क्या क्वेश्चंस है सर, उसमें क्या क्या रहता है, कितना करना है, कितना छोड़ना है, तो वो सारा आपको पहले पेज पे इंस्ट्रक्शन आपको रहेगा। इंस्ट्रक्शन में आप जानते ही हो कि जो आपकी मार्किंग होगी वो 70 नंबर का पेपर है, ठीक है। टाइमिंग आपकी 3 घंटे की, जिसमें कि टोटल जो आपके पेपर में बेटा इस 3 घंटे में 70 नंबर में आपको 33 क्वेश्चन करने हैं और इस 33 क्वेश्चंस में आपको क्या है टोटल सेक्शंस की अगर हम बात करें, देखो सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी है, सेक्शन डी है, सेक्शन ई है, यानी टोटल 5 सेक्शन आपके हैं, जिसमें सेक्शन ए में हमको 16 मल्टीपल क्वेश्चन मिलेंगे यानी 16 एमसीक्यू मिलेंगे, जिसमें 12 एमसीक्यू और 4 जो है असरेशन रीजन वाले क्वेश्चन रहेंगे, तो वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेक्शन बी में 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, जिनकी मार्किंग जो होगी वो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे आपके। सेक्शन सी की बात करेंगे तो इसमें 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, जिनकी मार्किंग स्कीम जो है वो बेटा 3-3 नंबर की रहेगी, ठीक है। और सेक्शन डी जो है आपका वो केस बेस है, जिसमें 2 केस बेस आएंगे और उन 2 केस बेस की जो मार्किंग रहेगी बेटा 4-4 नंबर की रहेगी, यानी 8 नंबर आपका सेक्शन डी दे रहा होगा। और वहीं पे आपका जो सेक्शन ई है, सेक्शन ई में 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, जिनकी मार्किंग स्कीम जो है बेटा वो कितनी रहेगी, 5-5 नंबर की रहेगी, ठीक है। दूसरी बात, सभी के सभी क्वेश्चंस जो हैं आपके कंपलसरी हैं, कोई क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं होंगे पेपर में, जो भी क्वेश्चंस रहेगा 110% आपको उसको सॉल्व करना है। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप जैसा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में जानते हो कि भाई कैलकुलेशंस होते हैं, तो यहां पर देखो एकदम सीधे सीधे लिखा हुआ है कि यूज ऑफ लॉग टेबल एंड कैलकुलेटर्स इज नॉट अलाउड। मतलब आप पेपर के दौरान ना ही कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो, ना ही लॉग टेबल का यूज कर सकते हो, तो आपको चीजें याद होनी चाहिए जहां पर जिसकी जरूरत है, ठीक है। एकदम बिना कोई देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए पर। सबसे पहले हम बात करेंगे किस पे, सेक्शन ए, जिसमें आपको 16 क्वेश्चंस होंगे, किसके, एमसीक्यू के 1-1 नंबर वाले, ठीक है। सेक्शन ए में आपको देखो इंस्ट्रक्शन कुछ ऐसे रहेगा, द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ 1 करेक्ट आंसर। With 1 correct answer, each question carries 1 mark and there is no internal choice in this section। मतलब यहां पे और वाला कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, और करके आपको कोई क्वेश्चन नहीं, खाली 16 क्वेश्चन है, 16 में से 4 ऑप्शन, 4 में से कोई एक सही होगा। आप आईआईटी वाईटी में जानते हो कि मल्टीपल चॉइस में भी क्या होते हैं, 2-2 क्वेश्चन ऑप्शन सही हो सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं मिलने वाला है। आपके में जो 16 क्वेश्चंस रहेंगे उसमें कोई एक ही ऑप्शन सही रहेगा, 4 के चारों ऑप्शन में 2-3 या 4 मैक्सिमम मल्टीपल वाले नहीं मिलने वाले। तो जो भी रहेगा वो आपका क्या रहेगा, सही वाला ही ऑप्शन आपको चूज करना है, और अगर आपको क्वेश्चन आ रहा होगा तो आप उसको सही वाले को चूज करेंगे, ठीक है। बिना देर किए हुए चलो स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन, लेकिन उसके पहले एक बार आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देंगे बिना देर किए हुए, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको पूरे क्वेश्चंस और साथ ही साथ आपके एग्जाम तक मैं आपको ऐसे वीडियोस जहां से आपके प्लस पॉइंट होने वाले हैं, आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा, वो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट किया जाए। चलो, तो पहला क्वेश्चन देखो यहां पर आपको दिया हुआ है कि ammonolysis of ethyl chloride, ammonolysis of ethyl chloride followed by the reaction of amine so formed with 1 mole of methyl chloride। क्या कर रहा है, 1 mole of methyl chloride फॉर्म कर रहा है, given an amine that, तो वो amine क्या होगा, 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला, react with Hinsberg reagent to form product soluble in alkali, on reaction with nitrous acid produce nitrogen gas। थर्ड है आपका react with benzene sulfonyl chloride to form product that is insoluble in alkali। और फोर्थ ऑप्शन है does not react with Hinsberg
रिएजेंट। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही है अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर आपका, यहां पे ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं बेटा, इस क्वेश्चंस में आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो है, जो एमोलिसिस कराएंगे तो वहां पे वो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा वो एल्कली में यानी एस ब्लॉक के सॉल्यूशन में आपका वो क्या रहेगा, इनसॉल्युबल रहेगा। तो यहां पे फर्स्ट वाले के लिए थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, जहां पे ऑप्शन है आपका CH3F, CH3Cl, CH3I, CH3Br। तो आपको मैं बता दूं कि मेथिल फ्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, मेथिल आयोडाइड और मेथिल ब्रोमाइड की बात करते हैं तो जो ग्रुप 17 है हमारा, ग्रुप 17 है, इसमें आप जानते हो क्या है बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये डाउन टू द ग्रुप का ऑर्डर है। ठीक है, ये डाउन टू द ग्रुप का ऑर्डर है। यहां पर बेसिकली बच्चों का चॉइस क्या होगा, सर कौन सा, किसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा, तो सर मेथिल फ्लोराइड का। किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, मेथिल फ्लोराइड का। लेकिन ऐसा यहां पर नहीं, यहां पे डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा है, मेथिल क्लोराइड का। कौन सा ऑप्शन यहां पर सही है, सेकंड वाला, मेथिल क्लोराइड का जो डाइपोल मोमेंट है वो आपका क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी की बात में बात करेंगे तो फ्लोराइड से ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है, क्लोरीन की। ठीक है, फ्लोरीन की मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर की वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से इसका डाइपोल मोमेंट भी क्या होता है, क्लोरीन के कंपेयर में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए यहां पर मेथिल क्लोराइड का जो डाइपोल मोमेंट है वो सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मैच दी प्रॉपर्टीज गिवन इन कॉलम फर्स्ट विथ मेटल्स इन कॉलम सेकेंड। दो कॉलम दिए हुए हैं, इनकी प्रॉपर्टी को मैच करते हुए आपको आंसर देना है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं, जब भी मैच दी कॉलम वाले क्वेश्चंस आए और वहां से अगर MCQ हमको दिया हुआ है तो हमारे पास सबसे प्लस पॉइंट क्या होता है, हमारे पास सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि हम यहां से इसको आराम से, अगर एक ऑप्शन भी हम सही से मैच कर पा रहे हैं तो हमारे लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। जैसे यहां पे 3 पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखो लेंथेनॉइड विच शोज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, लेंथेनॉइड विच शोज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आपको याद है कि सर सीरियम ऐसा एलिमेंट है जो +3 के साथ साथ +4 भी दिखाता है, तो आपको तुरंत क्लिक हुआ कि तीसरे का पहला ऑप्शन होना है, तीसरे का पहला। अब आप ऑप्शन में देखो कि तीसरे का पहला किसमें किसमें दिया हुआ है, तो तीसरे का पहला खाली एक ही ऑप्शन है, यानी हमको कोई देर करने की जरूरत नहीं है, हम यहां पर सीधे टिक करेंगे कौन से ऑप्शन पे, पहले वाले पे। बाकी आप और भी देख सकते हो, कह रहा है लेंथेनॉइड विच हैज 4f14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। किसका होता है, तो सर लूशियम का होता है। किसका होता है, लूशियम का होता है। लूशियम का जब आप +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाओगे तो कितना दिखाएगा, ये 14 दिखाएगा। तो दूसरे का दूसरा, पहले का तीसरा। एक्टिनॉइड हैविंग द कॉन्फ़िगरेशन 5f7, 4f1 और 7s2, तो वो किसका है, सीएम का है। ठीक है, तो सिंपल सा इस क्वेश्चन का आपका आंसर कौन सा हो जाना बेटा, पहला वाला। मैच द कॉलम अगर आया तो हमारे लिए प्लस पॉइंट ये है कि हम तुरंत उसके आंसर को टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टडी द ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टडी द ग्राफ शोइंग द बॉइलिंग पॉइंट, showing the boiling point of bromoalkane and identify the compound, showing the boiling point of bromoalkane and identify the compound। 4 ऑप्शन ये वाले हैं। यहां पर क्या क्या दिया हुआ है, समझो। दिया है कि पहला, यहां पे ये जो ग्राफ आप देख रहे हो इसमें ये जो 1 2 3 4 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रोमोइथेन को, 2 ब्रोमोब्यूटेन को, 3 1 ब्रोमोब्यूटेन को, 4 जो है 2 ब्रोमो 2 ब्यूटेन को। यहां पर फॉर विजुअली चैलेंज लर्नर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोएल्केन्स हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, किसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगी इन चारों में। तो
तो याद रखिएगा ये पॉइंट के साथ साथ यहां पर आपको बताना है कि किसकी बॉइलिंग पॉइंट आपका जो है ज्यादा रहेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा रहेगा बेटा? 1 ब्रोमो ब्यूटेन का। किसका ज्यादा रहेगा? 1 ब्रोमो ब्यूटेन का। ग्राफ से आप ये समझ सकते हो, लेकिन कैसे? तो आप जानते हो, आपको कॉन्सेप्ट मालूम है कि जो बीपी यानी बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आपका क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मॉलिक्यूलर वेट के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के। और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? तो सर साइड चेन के। किसके? तो सर साइड चेन के। तो बाकी सब में साइड चेन है, बस 1 ब्रोमोब्यूटेन जो है, देखो 2 ऑप्शन हो सकता था, ब्रोमो इथेन और ब्रोमोब्यूटेन। तो इथेन का मॉलिक्यूलर मास कम हो जाएगा, तो इससे ज्यादा इसकी बॉइलिंग पॉइंट होगी। ठीक है, तो 1 ब्रोमोब्यूटेन यहां पर आपका सही ऑप्शन। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन है आपके सामने 5वां। द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ R इन द रिएक्शन R2P, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, उसमें जो उसका इनिशियल कंसंट्रेशन है कितना है? 4.62 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर। ठीक है, फिर पूछ रहा है व्हाट इज द हाफ लाइफ फॉर द रिएक्शन? व्हाट इज द हाफ लाइफ फॉर द रिएक्शन इफ K इज इक्वल्स टू 2.31 इंटू 10⁻⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। हाफ लाइफ पूछ रहा है, तो आप हाफ लाइफ के बारे में जानते हो। सर हाफ लाइफ क्या होता है? टी हाफ। हाफ लाइफ इन द सेंस टी हाफ हो गया, लेकिन ये टी हाफ किसके लिए है? सर 0 ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का निकालना है, सेकेंड ऑर्डर का निकालना है, किस ऑर्डर का हाफ लाइफ है भाई? क्योंकि हर के लिए अलग अलग हाफ लाइफ का फॉर्मूला है। तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला है ये हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा लगाना है? तो यहां पर आप देख रहे हो यूनिट क्या दी हुई है बेटा? यूनिट दी हुई है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यूनिट क्या दी हुई है? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। किसकी यूनिट? के की। रेट कांस्टेंट की यूनिट है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और हम जानते हैं कि रेट कांस्टेंट में अगर यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है, तो यानी ये जो क्वेश्चन हमारी बात हो रही है भाई, ये क्वेश्चन किस ऑर्डर का होगा? ये आपका 0 ऑर्डर का होगा। किस ऑर्डर का होगा? 0 ऑर्डर का। और हम जानते हैं फॉर 0 ऑर्डर टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है? इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में 2K। इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में 2K, वैल्यू दी हुई है, पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा भाई? इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है 4.62 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ K। K कितना है? 2.31 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, ये देखो 10⁻² से 10⁻² कटेगा और इससे ये पूरा कट जाएगा, यानी कितना आएगा? 1, यानी 1 सेकेंड वाला हमारा ऑप्शन सही है। यानी यहां पर 5वें का जो आपका 5वां सैंपल पेपर का क्वेश्चन है उसका कौन सा आंसर सही है? 3rd वाला। 5वें का कौन सा सही है बेटा? 3rd वाला। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बिना देर के। अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए हो तो एक बार लाइक शेयर और साथ ही साथ चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल पे आपको लगातार ये क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी, सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हेन C6H5COO COCH3 इज ट्रीटेड विथ H2O, किसके साथ ट्रीट किया जा रहा है? H2O के साथ ट्रीट किया जा रहा है। देन द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज, क्या मिलेगा? बेंजोइक एसिड, इथेनॉल, बेंजोइक एसिड एंड इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड एंड फिनॉल, बेंजोइक एनहाइड्राइड एंड मिथेनॉल। क्या मिलेगा? तो रिएक्शन करेंगे, सिंपल सा आपको पता चल जाएगा। क्या दिया हुआ है? सॉरी, दिया हुआ है कुछ इस तरीके से। C6H5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। और जैसे ही आप इसका रिएक्शन कराओगे बेटा किसके साथ? H2O के साथ। ध्यान रखिएगा किसके साथ रिएक्शन बोला हुआ है? रिएक्ट विथ H2O। तो H2O में आप जानते हो 2 चीजें होंगी, एक होगा H+ और एक होगा OH-। होना क्या है यहां पर? तो याद रखिएगा ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। इस वाले बॉन्ड पर आपका क्या जाके जुड़ेगा? H, और ये जो OH है ये आपका यहां पर जाके जुड़ेगा। तो जैसे ही ये जाके जुड़ेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट बनना है, आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? ये बेंजीन
और बेंजीन पे आपको क्या मिल गया, C डबल बॉन्ड O OH, यानी बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड किसमें है, पहले और दूसरे ऑप्शन में है, तो पहले दूसरे में से कोई एक होना है, बाकी तो ऑप्शन हमारा गलत हो गया, बाकी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अच्छा, अगला क्या बनेगा, प्लस, ये OH यहां गया, तो ये बना CH3 C डबल बॉन्ड O OH, दैट इज इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड। एसिटिक कह सकते हो, इथेनोइक, 2 कार्बन है तो इथेनोइक, यानी यहां पर हमारा जो सेकंड वाला ऑप्शन है, हमारा जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो हमारा क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो हमारा यहां पर सही जवाब है। कौन सा होगा, बेंजोइक एसिड और इथेनोइक एसिड। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7, फॉर्मेशन ऑफ कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड अमोनिया कॉम्प्लेक्स। फॉर्मेशन ऑफ कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड अमोनिया कॉम्प्लेक्स, यहां कलर है, फॉर्मूला है और सॉल्यूशन कंडक्टिविटी करस्पॉन्ड्स टू। क्या क्या दिया हुआ है, इस चार्ट को देख के आपको आंसर बताना है कि कौन सा अगला होगा हमारा। क्या दिया भाई, फॉर्मूला यहां पे दिया हुआ है, यहां दिया, यहां छोड़ा हुआ है, यहां पे ये y आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि x एंड y इन दी अबव टेबल आर, x और y क्या होगा इस टेबल में। तो आप टेबल को बहुत ध्यान से देखो, आराम से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। टेबल में आप देख रहे हो कि यहां पे 6 NH3 है, बाहर 3 Cl है। अगले वाले में क्या हुआ है, 1 Cl अंदर आया है और 1 NH3 गायब हो गया है। तो इसके बाद वाले में क्या होगा, एक और Cl आएगा अंदर, क्या आएगा, एक और Cl। आपको कलर वलर पे नहीं जाना है, बस कॉन्सेप्ट समझो। एक और Cl अंदर ले आएंगे, यानी यहां हो जाएगा Cl2। Cl2 कहीं दिख रहा है, हाँ सर, 3 ऑप्शन में Cl2 है, Cl2 Cl2 Cl2, यानी ये वाला ऑप्शन नहीं होना है। पहला समझ में आ गया। अच्छा सर, Cl2 NH4 NH3 4 होगा। अच्छा आगे आ जाओ, इधर रेशियो देखो, 1:1 1:2, यहां पर क्या होगा 1:3, यानी y की वैल्यू 1:3 वाली, तो 1:3 और ये यानी बी वाला ऑप्शन यहां पर हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, कोबाल्ट NH3 4 Cl2 प्लस Cl माइनस। ये वाला ऑप्शन हमारा यहां पर क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा, सेकंड वाला, कि रेशियो जो है वो 1:3 के साथ, 1:3 के साथ, ये वाला ऑप्शन हमारा यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा ट्रिक का यूज करके भी आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर 8वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन ओनली बीटा डी ग्लूकोज, which of the following contain only beta D glucose as its monosaccharide। अगर मोनोसैकेराइड है तो कौन सा बीटा डी ग्लूकोज कंटेन करता है, तो मैं यहां पे आपको बता दूं, सीधे ये याद रखने वाला पॉइंट है। तो सेलुलोज जो होता है, ठीक है, कौन, सेलुलोज जो होता है वो बीटा डी ग्लूकोज कंटेन करता है, खाली सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज कंटेन करता है। जैसे मैं बताऊं सुक्रोज यानी C12H22O11, सुक्रोज का जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये टूटता है, किस में टूटता है, C6H12O6 में प्लस C6H12O6 में, यानी यहां ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। कौन सा, तो अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज बनता है। कौन सा ग्लूकोज और कौन सा फ्रक्टोज बनता है, अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज। ये बायोमोलिक्यूल वाला कॉन्सेप्ट है, तो बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में आपने इसको पढ़ना है। कहां पे पढ़ना है, बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में आप इसको देखोगे। तो जो बायो के बच्चे हैं उनके लिए तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। आपको एक कमेंट करना है कि स्टार्च और माल्टोज, इसको तो मैंने बता दिया, सुक्रोज किससे बना है, अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज से बना हुआ है। आपको कमेंट करना है कि स्टार्च और माल्टोज जो है वो किससे बना हुआ है, मतलब उसके जो मोनोसैकेराइड है, यानी वो जो मोनोसैकेराइड है उसकी यूनिट क्या है, किससे मिलकर बना हुआ है, कौन, स्टार्च और माल्टोज। क्लियर है। चलो, याद रखने वाली चीजें थी तो भाई याद रखेंगे, जहां समझने वाली चीजें होंगी वहां पे हम समझेंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स करेक्टली रिप्रेजेंट द इंक्रीज इन द पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द आयंस, यानी यहां पे आयंस को पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में रखा हुआ है। कौन सी प्रॉपर्टी में, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मतलब उसके पास क्या होगा भाई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। जितने हैं सबके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जिसके पास ज्यादा होगा ना, जिसके पास ज्यादा होगा उसको अरेंज करना है यहां पे हमको। एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो मैं एलिमेंट पहले यहां पे आपको दिखा दूं। टाइटेनियम है, आयरन है,
क्रोमियम है और मैग्नीज है। ऑप्शन दिया है इसका टाइटेनियम के ऊपर 3+ वाला है और आयरन जो है सॉरी 2+ वाला है और क्रोमियम 3+ दिखा रहा है और Mn जो है वो 2+ दिखा रहा है। तो जब आप यहां पर बात की जा रही है कि किसकी पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, तो याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन में आया विच वन हैव हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक, तो जिसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज मोर number of unpaired electron are more is more paramagnetic in nature। ठीक है, वो उसकी पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होगी वो ज्यादा होगी। तो अब किस में ज्यादा है ये हम देख लेते हैं। तो जब टाइटेनियम 3+ को आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे बेटा, तो आप पाओगे कि यहां पे आर्गन 3d1 मिलेगा। आयरन की बात करें तो आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, और 26 के हिसाब से अगर हम करते हैं तो यहां पर हमको 3d6 मिलेगा। क्रोमियम का करेंगे तो 24 और यहां पर 3+ है तो यहां पर आपको 3d3 मिलेगा। ठीक है, और यहां Mn का करेंगे तो आर्गन 3d5 मिलेगा। यानी डी ब्लॉक में अगर हम बात करें तो डी के पास 5 होते हैं, डी के पास जो ऑर्बिट होगा वो कितना होगा, 5 होगा। और Mn में 5 दिया हुआ है, यानी 1 2 3 4 और 5, यानी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसी के पास है। सर डी में सबसे ज्यादा तो 6 दिख रहा है, लेकिन जब आप 6 फिल करोगे तो 6 फिल करते ही अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे, 4। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे, 4। तो इसलिए ज्यादा किसके पास है, 5। तो Mn का सबसे ज्यादा होना है, तो Mn का सबसे ज्यादा इन 2 केस में दिया हुआ है। तो ये 2 ऑप्शन तो हमारे क्या हो गए, गलत हो गए। Mn का पहले और चौथे में दिया है तो वो हो गया, ये 2 गलत हो गए। अच्छा, 5 के बाद 4 किस में बच रहा था सर, इसमें Fe2+ में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यानी सेकंड नंबर पे ये, यानी आपका फोर्थ वाला ऑप्शन जो है, फोर्थ वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही जवाब है कि किसकी पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो सबसे कम पैरामैग्नेटिक नेचर दिखाएगा टाइटेनियम 3+, फिर क्रोमियम, फिर आयरन, फिर आपका मैग्नीज। क्लियर है? चलो आइए अगले क्वेश्चन पे। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, चीजें समझ में आ रही हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और बाकी ऐसे ही क्वेश्चंस आपको डेली बेसिस पे आपको मिलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पहले से बता दिया है, उस क्वेश्चन में नहीं बताया था लेकिन यहां बता दिया है। द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव अ रेट कांस्टेंट, के की वैल्यू दी हुई है 5.5 × 10⁻⁻14 सेकेंड इनवर्स। द टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, अगर उसका टाइमिंग जो है के लिए रेट ऑर्डर दिया हुआ है 5.5 × 10⁻14 है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, लेकिन वो बच्चे जो अपना माइंड को कंट्रोल में रखेंगे, माइंड को स्थिर रखेंगे एग्जाम के दौरान, वो इसका सही आंसर दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो भाई आप सोचोगे सर ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, कोई एक होगा, लेकिन आपको यह बात पहले ही बताई गई है कि कोई भी रिएक्शन कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होता है। कोई भी रिएक्शन कभी भी पूरा कंप्लीट नहीं होगा। तो जब पूरा कंप्लीट नहीं होगा, दैट मींस यहां पर कौन सा ऑप्शन होगा, इट नेवर गोज टू कंप्लीशन। इट नेवर गोज टू कंप्लीशन, यानी ये कभी खत्म नहीं होगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। दैट मीन्स 100%, जिसको याद होगा कि कोई भी रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होता है, तो आप वहां पे बताओगे कि कब कंप्लीट होगा, तो भाई कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। आप इन तीनों के किसी ऑप्शंस में जाओगे ही नहीं। क्लियर है? चलो 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ स्टूडेंट वॉज प्रिपेयरिंग एनिलीन। क्या बना रहा है भाई? एनिलीन बना रहा है। एक स्टूडेंट है जो एनिलीन प्रिपेयर कर रहा है। कहां पर? लैब में। कहां प्रिपेयर कर रहा है? लैब में। शी टुक
शी टुक अ कंपाउंड एक्स, उसने एक्स लिया एंड रिड्यूस इट इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल, और निकिल के प्रेजेंस में उसका रिडक्शन चालू कर दिया एज अ कैटलिस्ट। निकिल को एज अ कैटलिस्ट यूज किया और वहां पे उसका रिडक्शन चालू किया। व्हाट कुड बी द कंपाउंड एक्स, तो वो एक्स क्या होगा भाई? एक्स क्या होगा? नाइट्रोबेंजीन होगा, 1 नाइट्रो हेक्सेन होगा, बेंजीन नाइट्राइल होगा, या 1 हेक्सेन नाइट्राइल होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके। तो यहां पर याद रखिएगा कौन सा कंपाउंड, बिना सोचे हुए आप यहां पर किस पे ट्रिक करना है? नाइट्रोबेंजीन। क्योंकि जब हम नाइट्रोबेंजीन का क्या कराते हैं? रिडक्शन कराते हैं, तो वो हमको एनिलीन देता है। तो वो कंपाउंड कौन सा होगा? नाइट्रोबेंजीन, यानी बेंजीन के ऊपर क्या होगा? NO2। कौन सा कंपाउंड होगा? नाइट्रोबेंजीन होगा, जो हमको क्या दे रहा होगा? एनिलीन दे रहा होगा, यानी बेंजीन के ऊपर NH। कब? जब इसका हम निकिल के प्रेजेंस में क्या करा रहे होंगे? रिडक्शन करा रहे होंगे। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव ऑक्सीम विथ हाइड्रोक्सिलेमिन? कौन सा कंपाउंड ऑक्सीम देगा विथ हाइड्रोक्सिलेमिन? तो देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आप प्रैक्टिस में रहोगे। ऑर्गेनिक है, रिएक्शन है, कन्वर्जन है, कन्वर्ट करना है, तो ये आपके लिए तभी पॉसिबल है जब आप प्रैक्टिस मोड में रहोगे कि हाँ सर इससे ये बनता है, इससे ये बनता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन बोला है कि कौन सा कंपाउंड जो है वो ऑक्सीम देगा। तो आपके दिमाग में जैसे ही रहेगी ये बात कि सर एल्डिहाइड और कीटोन, कौन? एल्डिहाइड और कीटोन जो हैं वो ऑक्सीम देते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन जो हैं वो ऑक्सीम देते हैं। तो इस ऑप्शंस में आप देखो कि एल्डिहाइड और कीटोन में से कोई एक दिया है क्या? सर बिल्कुल दिया है, पहला वाला ऑप्शन। एसीटोन दिया है यानी कीटोन दिया है, तो पहला वाला ऑप्शन यहां पर आपका सही होगा। कर कब पाओगे? जब आपको यह बात पता होगी कि एल्डिहाइड या कीटोन में से कोई एक जो होगा वो आपको क्या देगा? ऑक्सीम देगा। तो देखें, अच्छा सर है तो ऑक्सीम देगा। क्लियर? चलो आओ, ये 12 MCQ हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन असरेशन रीजन वाले। 4 असरेशन रीजन वाले क्वेश्चन रहेंगे, तो यहां पर बहुत ध्यान से समझिएगा और एक एक क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है सैंपल पेपर में, सीबीएसई के द्वारा जो जारी किया गया है उसकी बात कर रहा हूं, ये अपने से बनाया हुआ कोई क्वेश्चन नहीं है, सीबीएसई ने दिया हुआ है। उस क्वेश्चन को मैं यहां पे आपको सॉल्व करा रहा हूं। तो कह रहा है MnCN6 3- हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन while MnCl6 3- has पैरामैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। भाई ये क्या है? ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 रखता है, ये 4 रखता है। अब कह रहा है रीजन देखो, MnCN6 3- is inner orbital complex involving D2xp3 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या दिखाता है? D2xp3 दैट इज इनर होता है, राइट है। ऑन दी अदर हैंड NCl6 3- is outer orbital complex because it shows sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है। यानी यहां पर आपका जो स्टेटमेंट, मतलब जो असरेशन और रीजन है, दोनों ही सही हैं और साथ ही साथ ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है इस क्वेश्चन। कैसे, क्या, क्यों? तो जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर को लगा रहे होंगे तो वहां पर आपको चीजें अपने आप समझाई गई होंगी कि कौन इनर होता है, कौन आउटर होता है, कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है, कब पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है, कब डायमैग्नेटिक नेचर शो करता है। ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं उस चैप्टर में। ठीक है, बाकी मैं आपको सारे, इसके बाद पहले सैंपल पेपर के क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी मैं आपको बोर्ड के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट रहेंगे टॉपिक्स चैप्टर वाइज मैं वो आपको प्रोवाइड करता रहूंगा, जहां से कि आप सारे क्वेश्चंस, सारे टॉपिक को 110% सॉल्व करके आ पाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कोई बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, देयर इज अ स्लो इंक्रीज इन मोलर
कंडक्टिविटी, उसकी कंडक्टिविटी में धीरे से इंक्रीजमेंट हो रहा है और विथ डाइल्यूशन एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन है? ये इक्वेशन दिया हुआ है, कह रहा है उसको हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, कैप एम नॉट इज इक्वल टू कैप एम माइनस ए सी टू द पावर हाफ, यानी रूट में कंसंट्रेशन। और रीजन कह रहा है द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट ए for NaCl, CaCl2 and MgSO4 in a given solvent and at a given temperature is different। कह रहा है जो वैल्यू होगी कांस्टेंट A की अलग अलग के लिए, यानी NaCl के लिए, CaCl2 के लिए, MgSO4 के लिए, सबके लिए क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो ये बिल्कुल सही जवाब है। रीजन बिल्कुल सही है, असरीजन गलत। क्यों गलत है? क्योंकि यहां पर जो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है वो ऐसे होता है बेटा, कैप एम इज इक्वल टू होता है कैप एम नॉट माइनस ए सी टू द पावर हाफ, ये रिप्रेजेंटेशन होता है। बट यहां पर आगे पीछे किया हुआ है, दैट मीन्स यहां पर क्या होगा? फोर्थ वाला ऑप्शन, ए इज फॉल्स बट बी इज ट्रू। ए गलत है लेकिन बी क्या है? सही है। क्यों सही है? क्योंकि यहां पर जो रीजन दिया हुआ है, इसमें जो ए की वैल्यू है वो अलग अलग के लिए क्या होता है? हमेशा अलग अलग होता है। अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इसकी अलग अलग वैल्यू डिफरेंट होती है। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना देर किए हुए। क्वेश्चन नंबर 15 असरेशन रीजन से कह रहा है कि ग्लूकोज डज नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विथ सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट से रिएक्ट करके या हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं बनाता है एज ए एडिशन प्रोडक्ट। रीजन दिया है ग्लूकोज एग्जिस्ट इन 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर। ग्लूकोज का 6 मेंबर्ड का साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं? पायरेनोज कहते हैं। तो बायोमोलिक्यूल है, बायोमोलिक्यूल से ये क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं और बिल्कुल दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहां पर बी वाला ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा कि बोथ असरेशन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असरेशन। क्लियर है? चलिए यहां पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, जो 1 मार्क्स के आपके क्वेश्चन 16 दिए हुए हैं सैंपल पेपर में, उसमें लास्ट क्वेश्चन है ये कि क्वेश्चन कह रहा है कि द हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ होता है वो इंडिपेंडेंट होता है ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन के। भाई गलत है ना? अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया जहां पर टी हाफ बराबर हमने किया था क्या? ए नॉट अपॉन में 2k, किसके लिए? जीरो ऑर्डर के लिए। तो भाई ये तो सीधे सीधे गलत बता रहा है, तो असरेशन हमारा क्या है? गलत है। अब असरेशन गलत है तो बाकी और पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे हम किस पे टिक करेंगे? फोर्थ वाले ऑप्शन पे कि असरेशन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। अच्छा सही है कि नहीं देख लेते हैं। फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट इज इक्वल टू के, बिल्कुल रेट को हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ये आपके 2024-25 सैंपल पेपर के सेक्शन ए थे। ठीक है, सेक्शन बी को मैं अगली क्लास में आपको दूंगा। ठीक है, क्योंकि सेक्शन एक साथ सारा सैंपल पेपर में सॉल्व कराऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं जो और वाले क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व कराते हुए चलूंगा। तो आपको 5 वीडियो मिलेंगे जहां पर सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई आपका एक एक वीडियो में आपका कंप्लीट होगा, जहां से सारे क्वेश्चंस को आपको बस एक ही काम करना है कि कॉपी में नोट करके उस टाइप के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हुए चलना है। क्यों? क्योंकि 2025 के बोर्ड एग्जाम में आपको वैसे ही क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे। क्लियर है? बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को फैला देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेक्शन के साथ। थैंक यू।